स्टार्ट करें। कुंदन गुलशन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम लोग फायर एंड बिल्डिंग सेफ्टी पढ़ेंगे। फायर एंड बिल्डिंग सेफ्टी इंडस्ट्रियल हजार्ड में सबसे फॉरमोस्ट हजार्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट हजार्ड है। और किसी भी इंडस्ट्री में दो तीन तरह के हजार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और फायर। ये तीनों वैसे आपस में को रिलेटेड है। केमिकल ज्वलनशील होता है, उसका रख रखाव फैक्ट्री के अंदर में किस तरह करें वो हमने पढ़ा था उसमें। उसके एमएसडीएस में सारे रख रखाव और आग के जो चांसेस हैं वो, या जो हजार्डस है केमिकल्स का, उसके बारे में डिटेल नॉलेज होता है। और खास तौर से उसमें केमिकल्स के स्टोरेज का। तो ऑलमोस्ट केमिकल जलने वाले होते हैं, उसमें कोई केमिकल मतलब हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, कुछ इन्फ्लेमेबल होते हैं, कुछ कंबस्टेबल मटेरियल्स होते हैं। और ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग सावधानी से फैक्ट्री के अंदर नहीं किया जा रहा है, उसमें प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से भी आग लगने के चांसेस रहते हैं। अल्टीमेटली हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि आग जो है वो कई तरह से हमारे को मतलब आग के बीच में हम काम कर रहे होते हैं या आग के बीच में रह रहे होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आग हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, जिसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। न तो आग के बिना भोजन बन सकता है, न वस्त्र बन सकता है, न मकान बन सकता है, न विज्ञान का कोई काम हो सकता है। मतलब प्रगति का कोई भी काम बिना आग के हो नहीं सकता। तो FIRE को अगर हम इस तरह समझें, फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड एलिमेंट। F से फॉरमोस्ट, R से रिक्वायर्ड, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, और एलिमेंट का मतलब एलिमेंट। तो ये जीवन का सबसे मतलब एक महत्वपूर्ण घटक इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसने हमें पूर्व पाषाण काल युग में, जिस युग में हम पत्थरों से मतलब जंगलों में रहते थे और कच्ची चीजें खाते थे या जीवन यापन करते थे, उस समय से निकालकर आधुनिक युग में लाने का अगर किसी घटक को अगर वो जाता है अगर, तो वो है केवल आग। आग के बदौलत ही हमने अपने जीवन में व्हील जैसे, पहिए जैसे प्रगतिशील को का निर्माण किया। आग से ही हमने सुई और हवाई जहाज का निर्माण किया, और आग से ही हम बर्तन बनाते हैं और घर और सारी चीजें बनाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे लाइफ के लिए। अब बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट के साथ साथ ये बहुत बड़ा शत्रु भी है। अगर इसको अपने वश में आपने रखा हुआ है, तब तक तो ये आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपका हितैषी है, आपको प्रगति के पथ पर लाने वाला है। लेकिन जैसे ही आपके वश से बाहर हो जाता है, तो इसका परिणाम जो है बहुत विध्वंसक और बहुत खतरनाक हो जाता है। और खतरनाक होकर ये जान भी ले सकता है, माल को भी नष्ट कर सकता है, भवन को भी नष्ट कर सकता है, और इसके साथ साथ पूरे वातावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब अब फायर को दोबारा से हम समझें। फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट रेसिकल एलिमेंट, बहुत बड़ा दुष्ट शत्रु।
पहले था फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट, और ये अब रेस्टल एलिमेंट हो गया अगर आपके वश में नहीं है। इसको अपने वश में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उपयुक्त यंत्र का उपयोग करते हैं, उपयुक्त भवन का निर्माण करते हैं। मतलब ईंट मिट्टी और सीमेंट के जगह पर अगर लकड़ी के घर बनाना चालू करते हैं तो कभी ना कभी ये नुकसान पहुंचा देगा। लकड़ी के घर अगर बनाए तो गैस से या कोई ऐसी चीज इलेक्ट्रिसिटी से कभी ना कभी नुकसान पहुंचा देगा। तो उपयुक्त भवन बनाते हैं, उसके लिए उपयुक्त वातावरण मेंटेन करके रखते हैं, और इस तरह से हम इसको अपने वश में रखते हैं। जब तक हम वश में रखते हैं तब तक ये हमारा साथी है, और जैसे ही वश से बाहर हो जाता है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है और ये हमें नुकसान पहुंचा देता है। अब आज के टेक्नोलॉजी को सबसे समझने से पहले हमें, चूंकि भवन से इसका संबंध बहुत अधिक है। आज का भवन से, चूंकि मनुष्य कहाँ रहता है? भवन में रहता है। तो भवनों के बारे में, उसकी बनावट के बारे में और उसमें इस्तेमाल किए गए सामग्री के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आग जब लग जाती है तो तीन चार चीजें निकलती हैं जिससे हमारे जान को क्षति होती है। उसमें टेम्परेचर निकलता है, उससे गैस निकलता है, धुआं, और आग लगने के बाद घबराहट पैदा होती है। तो अगर बिल्डिंग का निर्माण सही नहीं है तो हम, क्या होता है कि हम भाग नहीं सकते, तापमान का आदान प्रदान नहीं होता, धुआं और घबराहट की वजह से जो है हम, हमारा जान का नुकसान हो जाता है माल के साथ में। तो सबसे पहले तो जान को बचाना है। तो जान को बचाने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और बिल्डिंग में आग से बचाव के जो साधन हमें मुहैया कराने हैं उसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इन सबको समझने के लिए एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड का चैप्टर 4 है, जिसमें विस्तृत ज्ञान दिया गया है कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। बिल्डिंग को आग के दृष्टिकोण से जो है वो ग्रुपिंग किया गया, किस बिल्डिंग को किस ग्रुप में रखा जाएगा। इसके अलावा फायर जोन उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से फायर जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किस किस बिल्डिंग के ग्रुप को किस फायर जोन में रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आग को काबू पाने में या आग को रोकने में हम सक्षम होंगे। अब अब जो है स्टैंडर्ड 4 एनबीसी को समझने से पहले कुछ ऐसे, मतलब ऐसे तत्व हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये तीन चीजें बताता है। आग पर रोक किस तरह लगाई जाए, आग पर रोक लगाने के लिए भवनों की बनावट कैसी होनी चाहिए, भवनों के निर्माण में किस चीज का प्रयोग किया जाना चाहिए, और भवनों का डिजाइन किस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज उसने बताई जीवन सुरक्षा। भवन में आग लगने पर धुआं गैस घबराहट को कम करने के लिए भवन का निर्माण किस तरह होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना है। और आग से सुरक्षा, आग से बचाव के लिए भवनों में किन किन उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन चीजों के बारे में, इन तीनों चीजों पर बेस्ड है ये एनबीसी का चैप्टर 4। अब इसको शुरू करने से पहले हम कुछ जो शब्दावली इसमें प्रयोग किए गए हैं उसको परिभाषित कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं क्या है। अब देखिए, ये आग लगी है इस बिल्डिंग में। आग लगी है तो कैसे समझ में आएगा कि आग लगी है? आग का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसमें स्मोक निकलता है, टेम्परेचर होता है और लाइट फ्लश होता है। अगर ये तीन चीजें कहीं पर मौजूद है तो इसका मतलब आग लग गई है। बल्ब का जलना, क्या आग लगना है? नहीं। जबकि उसमें बल्ब के जलने में, बल्ब में रोशनी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं है, ये आग नहीं है। आग में तीन चीजें अगर दिखाई दे, धुआं, ताप और लाइट का फ्लश, तो समझ जाना चाहिए कि आग लगी हुई है। अब इस एनबीसी के 4
भाग 4 को समझने के लिए सबसे पहले कुछ शब्दावली है और कुछ अरेंजमेंट है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। भवन की क्या परिभाषा होनी चाहिए? इस कोड के हिसाब से कोई भी निर्माण किसी भी उद्देश्य से या किसी भी सामग्री से बनाई गई हो, जिसमें मनुष्य रहता हो या नहीं रहता हो, जिसमें नींव, प्लिंथ यानी कुर्सी लेवल, दीवार, तल, छत, चिमनी, प्लम्बिंग, फिक्स प्लेटफॉर्म, वरांडा, बालकोनी इत्यादि हो, भवन कहलाएगी। मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसा निर्माण जिसमें ये चीजें मौजूद हो, जिसमें नींव हो, फाउंडेशन, घर बनाने से पहले हम फाउंडेशन देते हैं, उसमें प्लिंथ हो यानी कुर्सी लेवल, कुर्सी समझते हो ना, घर की कुर्सी बनाना, प्लिंथ बना हुआ हो, उसमें दीवारें हो, छत हो, उसका फ्लोर हो, चिमनी लगी हुई हो, प्लम्बिंग का काम किया हुआ हो, कोई फिक्स प्लेटफॉर्म बना हुआ हो, वरांडा हो, बालकोनी हो, ऐसे निर्माण को भवन बोलेंगे। लेकिन क्षणिक तौर पर बनाए गए ऐसी व्यवस्था जैसे टेंट, शामियाना, तिरपाल इत्यादि को भवन इस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं माना जाएगा। अर्थात ये जो भवन है जिसको अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया, उस परिभाषा के अंतर्गत क्षणिक तौर पर बनाए गए, क्योंकि ये जो टेंट बनाया जाता है, ये इसमें भी दीवारें होती है चारों तरफ से, इसमें भी छत होता है, इसके नीचे भी तल होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होती है? नींव नहीं होता, कुर्सी लेवल नहीं होती, प्लम्बिंग का कोई काम नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म या वरांडा या बालकोनी नहीं होता। अतः ऐसे क्षणिक बनाए गए निर्माण को भवन के परिभाषा से वंचित किया गया। ठीक है। भवन की ऊंचाई से क्या मतलब होता है? भवन के सटे जमीन के औसत ऊंचाई से छत के ऊपरी हिस्से की वर्टिकल दूरी भवन की ऊंचाई मानी जाएगी। इमारत से सटे जमीन के औसत ऊंचाई से छत के ऊपरी हिस्से की वर्टिकल दूरी भवन की ऊंचाई मानी जाएगी। कुछ समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर औसत जमीन की औसत ऊंचाई नहीं समझे सर। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली चीज। जमीन उसके की आसपास औसत ऊंचाई लेकिन है प्लिंथ क्या है? है? एक तो लिखी हुई होती है सर, क्या है समुद्र सर? तल से ऊंचाई होती है एक। हाँ, ये ऊंचाई वो जमीन ऊंचाई होती है जहाँ हाँ आपका मकान, जो भी मकान बन रहा है उसके आसपास हाँ की जो जमीन की ऊंचाई है, ऊंची होती है कहीं नीची हाँ, होती है, उन सब का औसत जो है वो ऊंचाई यहाँ पे वो ऊंचाई जो है मानने योग्य है ना सर। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है जो आपके और घर एक से ऊंचाई सटा होती है जो हुआ। समुद्र तल से जमीन की इतनी ऊंचाई है, वो क्या होता है सर? नहीं, वो अलग चीज है। वो समुद्र वो तल अलग से चीज जमीन होता है। की ऊंचाई वो अलग चीज है। तो समुद्र तल जो है उससे, क्योंकि पृथ्वी हमारा गोल है, हाँ गोल है ना। एक टापू की तरह है। तो जी सर। टापू, समुद्र नीचे है और पृथ्वी ऊपर है। तो किस धरती का कौन सा पोजीशन समुद्र तल रेफरेंस लिया जाता है उसकी ऊंचाई से? जैसे मान लो कोई पहाड़ हो, तो पहाड़ से जो जमीन के कांटेक्ट में पहाड़ का हिस्सा है उसकी ऊंचाई, फिर पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर चढ़ो उसकी ऊंचाई, फिर उससे ऊपर चढ़ो उसकी ऊंचाई, फिर चोटी पे चले जाओ तो जमीन के तल से उसकी ऊंचाई। मतलब उसी तरह से समुद्र तल से ऊंचाई को इंगित किया जाता है। समुद्र तल से जो, चूंकि पृथ्वी जो है हमारा जो है, ग्लोब्स देखा है, ग्लोब्स पे पृथ्वी जो है वो मतलब गोल है और उसके चारों तरफ नीचे पानी है, तो उससे ऊपर की ऊंचाई या उससे ऊपर से नीचे की ऊंचाई या उससे नीचे की ऊंचाई, उसका मतलब ये होता है। लेकिन भवन की ठीक है। ऊंचाई का मतलब है कि भवन के चारों तरफ जो जमीन खाली पड़ी है उस जमीन की कहीं ऊंचाई होगी, मतलब उबड़ खाबड़ होगा, कहीं ऊंचा होगा कहीं नीचा होगा, वो तो फ्लोर नहीं है ना, जमीन है। तो उन ऊंचे नीचे का जो एक एवरेज जो औसत ऊंचाई होगी, वहां से छत के ऊपरी हिस्से को माना जाएगा
और वर्टिकली उसको नापा जाएगा, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में उसको नापा जाएगा जो उसकी भवन की ऊंचाई होती है। ठीक है सर। अब ये ढका हुआ भाग कवर्ड एरिया जिसको बोलते हैं, कवर्ड एरिया भवन का क्या होता है? तो कुर्सी लेवल के ऊपर बनाए गए भवन के द्वारा जमीन पर ढका हुआ क्षेत्र, निर्माण में मतलब भवन के निर्माण द्वारा जमीन का ढका हुआ क्षेत्र, समझ गए आप? मतलब जी एक सर। तो प्लिंथ लेवल बनाया, कुर्सी लेवल तक बनाया, पहले फाउंडेशन दिया, उसके बाद जमीन से 4 फीट ऊपर रखा, फिर उस पर आरसीसी डाला जिसको कुर्सी बोलते हैं, कुर्सी लेवल बोलते हैं, उसको प्लिंथ लेवल बोलते हैं। है ना सर? मतलब जिसमें मिट्टी की भराई हुई पहले। हाँ, जो कुर्सी का क्षेत्रफल होता है वही कवर्ड एरिया काउंट होता है। हाँ, जो पहले फाउंडेशन किया, उसके बाद फाउंडेशन से दीवार लेकर चले जमीन से कुछ ऊपर जाकर के, और एक ऐसे लेवल पे आए जहां पर आपने जमीन को उठा दिया, मतलब उसमें भराव करा दिया। भराव कराते हैं ना मिट्टी का, है? जी कोई सर। भी घर बनता है तो उसमें भराव होता है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो भराव वाले एरिया में क्या हुआ, और उसके बाद भराव करके और उसके चारों तरफ दीवार पे जो है एक आरसीसी का बीम डाल देते हैं, तो वो हो जाता है कुर्सी लेवल। अब उसके ऊपर जो भवन बनाया गया वो कवर्ड एरिया माना जाएगा। ठीक है। ऊंची बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे जब पूरा आगे आग के बारे में पढ़ेंगे। ऊंचा भवन का मतलब, हाई राइज बिल्डिंग का मतलब होगा जमीन के औसत ऊंचाई से 15 मीटर ऊंचा भवन। 15 मीटर का मतलब 45 फीट, 50 फीट की अगर बिल्डिंग है तो उसको हाई राइज बिल्डिंग मानी जाएगी, यानी ऊंचा भवन माना जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, भवन में की गई ऐसी व्यवस्था, जिस ऐसे उपकरण की व्यवस्था जो आग के बारे में स्वतः पता लगाकर और अलार्म कर देती है, मतलब आपको सूचना दे देती है। मतलब जैसे ही उसको एक विशेष तापमान या धुआं मिलेगा तो वो आपको सूचित कर देगा कि आग लग गई है। तो ऐसी व्यवस्था को ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन या अलार्म सिस्टम कहते हैं। अब इस फायर अलार्म सिस्टम में मैनुअल फायर अलार्म पॉइंट भी इसी परिभाषा के अंतर्गत आता है। एक तो ऑटोमेटिक हो गया, जैसे ये आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम है। इसको जैसे ही धुआं मिलेगा, ये जो रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 चीजें, इसको जैसे ही धुआं मिलेगा ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा इस पैनल के थ्रू, और अलार्म बजना चालू हो जाएगा। एक मैनुअल अलार्म लगाते हैं, मैनुअल फायर पॉइंट या स्विच लगाते हैं, जिसको हम बजाते हैं और पूरे फ्लोर पर उसकी आवाज जाती है। इसका मतलब होता है कि आग कहीं लग गई है और सभी कर्मचारी सचेत हो जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम बोलते हैं। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, पानी के पाइप की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित दूरी पर पानी के छिड़काव के लिए एक विशेष उपकरण लगे होते हैं, जिसको हाइड्रेंट पॉइंट बोलते हैं, ये सॉरी स्प्रिंकलर पॉइंट्स बोलते हैं। ये आग लगने की दशा में एक सर्टेन टेम्परेचर पे इसके अंदर जो वाल्व लगा होता है, ये जो बीच में कांच का वाल्व लगा होता है, ये अपने आप टूट जाता है एक तापमान मिलते ही, और जो पाइप में पानी भरा हुआ होता है वो आग के ऊपर इस प्रकार से छिड़काव करना चालू कर देता है। ये हमारे यूनिट में भी लगा हुआ है बेसमेंट में। ये स्प्रिंकलर के सिस्टम है और हर 1 मीटर की दूरी पर ये वाल्व लगा हुआ है, और इस वाल्व का काम है कि ऑटोमेटिक ये ऑपरेट करेगा। इसमें पाइप पानी का स्टोरेज होता है और प्रेशर इसके अंदर होता है, लेकिन ये तब तक काम नहीं करता जब तक इसको टेम्परेचर न मिले। अग्नि की दशा में ये खुद ब्लास्ट हो जाता है टेम्परेचर मिलते ही, और उसके बाद फायर ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है। फायर के ऊपर इस प्रकार से वो पानी छिड़क कर और बुझाने का प्रयास करता है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम।
कंबस्टेबल मटेरियल क्या होता है? दहनशील सामग्री क्या होता है? ऐसी सामग्री जो तापमान मिलने पर जलने लगे अथवा जलने के दौरान ताप उत्पन्न कर जलने में सहायता प्रदान करे। तो हमारे यहाँ क्या क्या कंबस्टेबल मटेरियल है? अगर हम अपने फैक्ट्री को देखें तो इसमें कंबस्टेबल मटेरियल्स क्या क्या है, दहनशील मटेरियल क्या क्या है, कुछ आइडिया है? पेपर, सर बेंजीन, बेंजीन है सबसे ज्यादा, तो वही चलेगा। कंबस्टेबल मटेरियल मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, दहनशील सामग्री मतलब जलने वाली ऐसी सामग्री पेपर है। पेपर सबसे ज्यादा है सर। अथवा जलने के दौरान ताप उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करे। तो इसमें कागज, बोर्ड, करूगेटेड बॉक्सेस, केमिकल, स्टील, मेटल, ये सब कुछ कंबस्टेबल मटेरियल ग्रुप में आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लो मेटल में आग लगी है, जैसे बिजली के किसी तार में आग लगी है, तो अब वो क्या करता है, बिजली का तार वो हीट उत्पन्न करता है और जलने में सहयोग प्रदान करता है, मतलब चलता है और हीट भी उसके साथ साथ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, हीट का जनरेशन होता है। अब हीट का जनरेशन होता है और वातावरण में ऑक्सीजन है, तो तीसरी चीज उसको ईंधन चाहिए। तो ईंधन जो है वो वहीं पर उसको इंसुलेशन मिल जाता है, या उसके नीचे अगर कोई मटेरियल रखा हुआ है, गत्ता रखा हुआ है, कागज, कपड़ा, लकड़ी, कोई चीज रखा हुआ है, तो उसको वो जलाने लग जाता है। तो ऐसा मटेरियल कंबस्टेबल मटेरियल होता है। तो जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट के लिए जाता है, या ऑडिटर अगर ऑडिट के लिए जाता है, तो वो क्या देखता है कि किसी इलेक्ट्रिकल पैनल के पास या इलेक्ट्रिकल स्विचेस के पास या मतलब इलेक्ट्रिक का कोई भी जो भी अप्लायंसेज है उसके पास ऐसा तो नहीं कि कोई कंबस्टेबल मटेरियल रखा हुआ है। अगर कंबस्टेबल मटेरियल रखा हुआ है तो वो नॉन कंप्लायंस हो जाता है और वो लिखकर चला जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ या इलेक्ट्रिकल पैनल के नीचे या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नीचे कंबस्टेबल मटेरियल रखा हुआ था जो डेंजरस है। और बिल्कुल डेंजरस है। इलेक्ट्रिसिटी का कब मतलब शॉर्ट सर्किट होगा और कब उससे फायर निकलेगी किसी को कुछ पता थोड़ी है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है, आग लगने का खतरा रहता है। अब दूसरी व्यवस्था है डाउन कमर। डाउन कमर एक ऐसी व्यवस्था है जो 100 mm डायमीटर के पाइप से बना होता है, और ये ऊपर की जो फायर टंकी रखी होती है, पानी की टंकी, उससे पंप के द्वारा जुड़ा होता है, और हर एक तल पर उसके लैंडिंग वॉल्व्स लगे होते हैं जिसके द्वारा आग को किसी भी तल पर बुझाया जा सकता है। तो अब जैसे ग्रेटर नोएडा यूनिट में ऊपर से नीचे की तरफ एक पाइप आ रहा है, उसमें हर एक फ्लोर पे हाइड्रेंट के पॉइंट स्टेयर केसेस में लगे हुए हैं, और इस पाइप का कनेक्शन जो है, इस पाइप का कनेक्शन ऊपर के वाटर टैंक से है जो फायर टैंक के लिए हमने रखा हुआ है। तो किसी आपातकालीन स्थिति में जैसे ही हम इसको खोलेंगे इसमें पानी आ जाएगा जो कि ऊपर से है। तो ऊपर से नीचे की ओर जो पाइप आएगा वो 100 mm का होना चाहिए। 100 mm का मतलब होता है 4 इंच। 4 इंच का पाइप होना चाहिए ऊपर से नीचे आने के लिए, और उसमें हाइड्रेंट का ये फर्स्ट फ्लोर है, ये मतलब ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, इस तरह से फ्लोरों पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो डाउन कमर का मतलब 100 mm डायमीटर के पाइप, पानी के पाइप की ऐसी व्यवस्था जो छत पर रखे पानी की टंकी से पंप के साथ जुड़कर नीचे की ओर आता है, एवं प्रत्येक तलों पर लैंडिंग वाल्व लगे होते हैं जिसके द्वारा आग बुझाने के लिए किसी भी तल पर पानी का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं हर जगह पर, पंप में भी, हॉस्पिटल्स में भी, फैक्ट्री में भी ये व्यवस्था की जाती है। ड्राई राइजर, ये भी ड्राई राइजर भी 100 mm के पाइप की एक ऐसी व्यवस्था है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर पानी को ले जा सकता है। इसमें पानी का स्टोरेज नहीं होता। ये जो
डाउन कमर है, इसमें हर समय पानी मौजूद होता है, लेकिन एक एडिशनल व्यवस्था की जाती है जिसमें पानी नहीं होता, ये ड्राई होता है। और जब फायर की गाड़ी आती है, जब मान लीजिए पानी आपका खत्म हो गया, तो आपका सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा। अब आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो फायर डिपार्टमेंट से गाड़ी आती है वो उससे कनेक्ट करेगा और उसके माध्यम से पानी हर तल पे पहुंचाएगा और उसको आग आग बुझाने में उससे मदद मिलेगी। इसको बोलते हैं ड्राई राइजर। यहाँ पर कंप्लायंस की जो चीज है वो क्या है? पाइप का जो डायमीटर होना चाहिए वो 100 mm, यानी 4 इंच, 4 पॉइंट समथिंग इंच बनता है, तो 4 इंच का पाइप एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर इससे कम लगा हुआ है तो नॉन कंप्लायंस है, अगर फ्लोरो पे इसका प्रोविजन नहीं है तो नॉन कंप्लायंस है। वेट राइजर, वेट राइजर भी उसी तरह से 4 इंच के पानी के पाइप की ऐसी व्यवस्था जो हर समय पानी से भरा होता है एवं प्रत्येक तलों पर लगे वाल्व से पानी को बुझाने आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये पंप हाउस है, ये पंप हाउस से कनेक्टेड है। जैसे हमारे सिक्योरिटी गेट पर पंप हाउस बना हुआ है, वहां से ये हाइड्रेंट पे पॉइंट लगे हुए हैं चारों तरफ दीवारों पे और बिल्डिंग के तलों पर, तो ये हर समय पानी से चार्ज रहता है और इसका कंट्रोल इस पंप हाउस से रहता है, तो इसको वेट राइजर बोलते हैं। तो ड्राई राइजर, वेट राइजर और डाउन कमर, ये 3 चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा आग से बचने के लिए जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो है इमरजेंसी लाइटिंग। इमरजेंसी लाइटिंग सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रकाश के फेल होने की दशा में उपयोग में आने वाला प्रकाश, मतलब जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी से आप लाइट ले रहे हैं उसके फेल हो जाने पर आग लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली सर सबसे पहले हम क्या करते हैं? पावर कट सर करते जब हैं। जब आग लग जाएगी तो जब सर आग लग जाएगी तो फिर एक साथ आग ये लाइट कहाँ से जल जाएगी? ये सेल्फ बैक मतलब बैटरी से ऑपरेटेड होता है। मतलब ये जो है बैकअप से ऑपरेट होता है। ये यही तो इसका डेफिनेशन है, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रकाश के फेल होने की दशा में उपयोग में आने वाला प्रकाश। जैसे ही आपका मेन लाइन ऑफ होगा ये जल पड़ेगा, क्योंकि इसका इसका जो है वो फीडबैक है, पीछे से इसको पावर बैक मिल रहा है, तो ये लाइट उस दशा में जलेगी। ग्रेटर नोएडा यूनिट में भी लगा हुआ है और 81 यूनिट या जो भी यूनिट्स हैं उसमें इमरजेंसी लाइटिंग का प्रोविजन है कि जैसे ही लाइट चली जाती है या किसी वजह से फेल हो जाता है तो इमीडिएट बेसिस पर वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसकी व्यवस्था सेपरेट करनी होती है, अलग से करनी होती है। सेल्फ बैकअप वाले यूनिट्स लगाने होते हैं लाइट के, तो ऐसी व्यवस्था को इमरजेंसी लाइटिंग बोलते हैं, मतलब इमरजेंसी में काम आने वाला। अब आग लग जाने की दशा में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहले पावर कट करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम होता कि बिजली से आग लगी है या केमिकल। लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो आग लगने का होता है वो बिजली होता है। तो सबसे पहले करना क्या चाहिए? आग लगने की सूचना मिले और अलार्म बज जाए, इमीडिएट बेसिस पर मेन पैनल से पावर कट कर देना चाहिए। पावर कट करने के दो दो मतलब होते हैं, एक तो स्पार्किंग आप पे कंट्रोल होगा, सेकेंड आप आग बुझाने में सक्षम होंगे। अगर आपने पावर कट नहीं किया और आपने पानी जैसे चीजों का इस्तेमाल कर लिया तो उसे हजार्डस जो है दोगुना हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए पावर को इमिडिएटली ऑफ कर दिया जाता है। और जो इमरजेंसी लाइट के पावर्स होते हैं वो डीसी करंट पे होता है, पावर बैकअप से होता है, तो इसमें इस तरह के कोई चांसेस नहीं होते, इसलिए इस तरह की व्यवस्था इमरजेंसी लाइटिंग के रूप में लगाई जाती है फैक्ट्री में। इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम क्या है? इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम में इमरजेंसी एग्जिट और इमरजेंसी लाइट, ये बैटरी बैकअप या जनरेटर इत्यादि से चलाई जाने वाली व्यवस्था है जिसका एक कंट्रोल होगा।
इमरजेंसी लाइटिंग, यहाँ पर हमने पढ़ा इमरजेंसी लाइटिंग, और ये इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिससे इमरजेंसी लाइट या एक्सेस पॉइंट्स इल्यूमिनेटेड होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ऐसे सिस्टम को इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये सामान्य लाइट से अलग प्रकाश के लिए की व्यवस्था है। मतलब सामान्य लाइट मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, उससे अलग हटकर एक ऐसा सिस्टम है जिससे इमरजेंसी लाइट और इमरजेंसी एग्जिट ऑपरेट होता है, और इससे बचने के रास्ते हमें मिलते हैं। एस्केप लाइटिंग, इमरजेंसी लाइट तो आप किसी भी जगह पे दे सकते हैं, प्रोडक्शन एरिया में दे सकते हैं, आप किसी भी जगह दे सकते हैं, क्योंकि लाइट चली गई तो लाइट चाहिए। तो वैसे कंडीशन में आप लाइट, इमरजेंसी लाइट का प्रबंध हर जगह कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल एस्केप लाइटिंग, बचाव के लिए प्रकाश, बचाव के लिए प्रकाश क्या होगा कि जो एस्केप मार्ग है, जो बचाव का रास्ता है, उसके ऊपर प्रकाश को प्रकाशित करना, उसके ऊपर लाइट को प्रकाशित करना एस्केप लाइटिंग है। जैसे आप इस गलियारे में देख रहे हैं, ये बाहर निकलने का रास्ता है, इसमें एग्जिट इंडिकेट किया हुआ है, और जो एस्केप रूट है इसमें पूरी लाइटिंग की व्यवस्था है। मतलब स्पेशली जो एस्केप मार्ग है उसको प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था एस्केप लाइटिंग कहलाती है। ठीक है। फायर डोर, फायर डोर एक ऐसा दरवाजा है जो अग्निरोधक होता है एवं आग लगने की दशा में आग से अलग होने के लिए खोला जाता है। इसमें एक ये इमरजेंसी बार लगा होता है, इसको जैसे ही आप पुश करेंगे, ये दरवाजा बाहर की पुश करके धक्का खोल देंगे, ये बाहर की तरफ खुल जाएगा। अब इस कॉरिडोर में, इसके अंदर आग लगी थी, इस रूम के अंदर, और यहाँ पर ये फायर इमरजेंसी फायर डोर लगा हुआ था। तो आदमी इमिडिएटली इस फायर डोर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको पता है कि फायर डोर लगा हुआ है। अब इसको पुश करके इस बार को पुश करेगा और बाहर की तरफ जाएगा। ये प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा भी होगा, कई जगह लगा हुआ होता है। और यहाँ पर एक ग्लास लगा होता है जिससे ये पता चलता है कि बाहर कोई आदमी खड़ा तो नहीं है, और ये हमेशा बाहर की तरफ खुलता है। या फैक्ट्री या बिल्डिंग्स जो भी हैं उसमें दरवाजे बाहर की तरह खुलने चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल जो भी बिल्डिंग्स हैं उसके सारे दरवाजे बाहर की तरफ खुलने चाहिए। इंडिया में हमारे यहाँ केवल जो है ना, दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में सारे दरवाजे बाहर खुलते हैं। और बाहर खोलना बहुत इजी है इमरजेंसी में, बनस्पत के अंदर। अंदर खोलने में क्या होता है कि पहले आप कुंडी खोलेंगे, फिर डोर के साथ आप पीछे जाएंगे, उसके बाद जगह बनेगी तब आप बाहर निकलेंगे। इतने देर में तो आपका दम घुट जाएगा, इतने देर में आपको फायर पकड़ लेगा। तो दरवाजे घरों में या फैक्ट्री में या हॉस्पिटल्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दरवाजे हमेशा बाहर की तरफ खुलने चाहिए। अगर दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है, नॉन कंप्लायंस है। अब बाहर की तरफ खुलने का क्या फायदा है कि एक धक्के में आप खोलेंगे और सीधे बाहर जाएंगे, और जो अंदर की तरफ दरवाजा खुलता है उसको पहले आप खोलेंगे और पीछे जाएंगे, उसके बाद जगह बनाकर फिर आप बाहर निकलेंगे। तो इससे आपका खतरा, इससे हजार्ड आपका बढ़ जाता है। तो किसी भी फैक्ट्री में जब हम एज ए ऑडिटर जाते हैं तो या ऑडिटर आता है तो वो ये देखता है कि दरवाजे किधर खुल रहे हैं। या तो दोनों तरफ खुलने वाला दरवाजा हो, बाहर अंदर की तरफ, बाहर भी खुले और अंदर भी खुले, ऐसी व्यवस्था हो, या केवल बाहर की तरफ खुले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये फायर डोर बाहर की तरफ खुलता है और ये अग्निरोधक होता है। ये ऑटोमेटिक बंद होने का सिस्टम इसमें होता है, यहाँ पे लगा हुआ। जैसे ही आप खोलकर बाहर जाएंगे पुनः ये बंद हो जाएगा और आग को बाहर जाने से रोक देगा। ये फायर डोर होगा। फायर एग्जिट उसी को बोलते हैं, मतलब फायर डोर लगा हुआ होता है और उसको फायर एग्जिट मानते हैं कि आग के दशा में इसी दरवाजे से बाहर जाना है। तो ऐसे रास्ते को फायर एग्जिट बोलते हैं। और इस फायर एग्जिट का रास्ता जो है वो बचाव के रास्ते से एग्रेस पाथ पर मिलता हुआ होता है। ये नहीं कि ये जो है वो किसी रूम में जाके घुसेगा। ये फायर एग्जिट का मतलब है
कि जैसे ही आदमी बिल्डिंग से बाहर गया तो वो बचाव की जगह पर असेंबली पॉइंट पे चला जाए, खुले स्थान में चला जाए। तो इस फायर एग्जिट का जो कनेक्शन होता है इसके रास्ते का, वो एग्जिट जो एग्रेस वे होता है, जो बचाव के जो रास्ते होते हैं उस पर खुलता है और इसको फायर एग्जिट बोलते हैं। अगर ये किसी रूम में खुल रहा है तो वो फायर एग्जिट नहीं हो सकता। ठीक है। फायर लिफ्ट, ऐसा लिफ्ट जो भवन के बाहर लगा होता है एवं इसका संचालन पावर बैकअप से होता है, अर्थात बिजली कट जाने की दशा में भी इसका उपयोग स्थलों पर पहुंचकर आग बुझाने के लिए किया जाता है। कई जो हाई राइज बिल्डिंग होती है तो उसमें लिफ्ट अंदर भी लगे होते हैं, जो पैसेंजर लिफ्ट या मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिफ्ट लगा होता है। लेकिन एक इमरजेंसी के लिए बाहर लिफ्ट लगा हुआ होता है, बिल्डिंग से बाहर, जो बिल्डिंग के कांटेक्ट में होता है और उससे किसी पावर से कनेक्शन नहीं होता, उसका सेल्फ बैकअप का अरेंजमेंट होता है। बिजली अगर आग लगने की दशा में या किसी आपातकालीन दशा में बिजली कट गई है तो सारे लिफ्ट बंद हो जाएंगे, लेकिन जो आग बुझाने वाले कर्मी हैं या अग्निशामक दल हैं, उनको आग बुझाने के लिए वो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो उस लिफ्ट के माध्यम से किसी भी तल पे पहुंच सकें और आग पर काबू पा सकें। तो ये स्पेशली फायरमैन के लिए या फायर टीम के लिए बनाई जाती है और इसका प्रोविजन किया जाता है ऐसे बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग है। फायर लोड, फायर लोड बिल्डिंग का फायर लोड मतलब आग लगने की दशा में भवन कितना बर्दाश्त करेगा टेम्परेचर, इसका जो आकलन है वो फायर लोड है, जिसमें दीवार, छत, फ्लोर, पार्टीशन, इन सब की बनावट जो है वो शामिल है। तो ये बिल्डिंग का फायर लोड होता है और इसका कैलकुलेशन बाकायदा किया जाता है। जब आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है तो इसको भी ये लेकर चलता है कि फायर लोड कितना ले सकता है ये बिल्डिंग, यानी फायर के टेम्परेचर को ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। फायर सेपरेशन दीवार, जिस तरह से हमने देखा कि फायर डोर है जो फायर रोधी होता है, उसी प्रकार से फायर को रोकने के लिए हम फायर रोधी मटेरियल